हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि कोविड के बीच आप घर पर हैं और सुरक्षित हैं। आज हम नया टॉपिक जो लेकर आए हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, किस केस में जब दो चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। मींस चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है तो वो कितना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो उनका हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड या फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो उसकी हमारा टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास कि कितना मैग्नीट्यूड रहेगा इस फोर्स का, वो हमें डिस्कस करना है। डायरेक्शन भी, क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शंस भी होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और इस कंसेप्ट को क्लियर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो सभी को एक तरह से इसका पता होना चाहिए कि हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज पार्टिकल है, आपको पता है लाइक चार्ज आपके रिपेल करते हैं, मींस रिपल्सिव फोर्स लगता है, और आपके अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो वो आपका रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स कितना रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, ये कोलाम ने दिया था। किसने बताया था? ये बताया था कोलाम ने। तो हम आज जो है कोलाम्स लॉ हम डिस्कस करेंगे, कोलम्स लॉ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए। जब आपको कॉलम्स लॉ अच्छे से नहीं पता है, आप नेक्स्ट टॉपिक क्लियरली नहीं कर सकते। खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ डेरिवेशंस आते हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, और कुछ डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कॉलम्स लॉ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये इस चैप्टर का बेस है। कॉलम्स लॉ इस चैप्टर का कह सकते हैं, इस यूनिट का भी कह सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट में भी आपका ये आएगा। और एक्चुअल में जो ये यूज है ये आपका कंप्लीट आपका +2 फिजिक्स में, ये आपका उसके बाद बीएससी वगैरह में, या फिर आपका जो भी आप एग्जाम नेक्स्ट हायर स्टडी कर रहे हैं सब में आपका ये यूज होता है। ठीक है, तो ये कॉलम्स लॉ है, ये आपका सिमिलर है। सिमिलर है, किसके सिमिलर है? जैसे कि +1 क्लास में हमने पढ़ा था कि जो दो मास है, मास मान लीजिए m1 एंड m2, दो मास है किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r ले लेते हैं, तो वो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो ये नियम दिया था न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ भी बोल देते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने दिया था। जो वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट का जिसका मास है उसको अट्रैक्ट करेगा, ओनली अट्रैक्टिव था ग्रेविटेशन के केस में, लेकिन चार्ज अट्रैक्ट के साथ साथ रिपल्सिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अनलाइक जो चार्ज है वो आपके अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज जो है वो आपके रिपेल करते हैं। ठीक है, तो वो सिमिलर टाइप का है ये। ठीक है, तो एक तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट लग रहा है तो आप वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज रेस्ट स्टेट में है तब कितना फोर्स लगेगा, इस बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के माध्यम से, तो इसको हम देखते हैं भाई। लेट्स सी इट। फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए कि हमारे पास जो दो फोर्सेज हैं
दो फोर्सेज हैं हमारे पास, वो एक तरह से ये दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव टाइप के हैं, पॉजिटिव टाइप के। तो आपको पता है पॉजिटिव टाइप के जो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी ये हमारे पास जो F1 है इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मान लीजिए इस चार्ज को बोल देते हैं Q1 पॉजिटिव, इसको Q2 पॉजिटिव, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास R। तो देखते हैं कि कितना फोर्स लगता है। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करते हैं। तो लेट्स सी इट, द फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं। पॉइंट चार्ज मींस एक छोटा सा चार्ज है, ऐसा नहीं है जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन काफी हैं और इसमें काफी सारे जो चार्ज पार्टिकल हैं, तो इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज बोलेंगे, ना कि पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली, इसीलिए कॉलम्स लॉ हमें गिवन है। तो पहले बेसिक पॉइंट चार्ज पे हम ये अज्यूम करते हैं, जैसा कि काइनेमेटिक में एक पॉइंट मास लिया था हमने +1 क्लास में। सो आपके दो आपके चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। मान लीजिए कि इस स्थिति में कितना फोर्स लग रहा है, आपका F लग रहा है। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, आपका फोर्स लग रहा है F, रिपल्सिव लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स रिपल्सिव लगेगा। अब हम कुछ चेंज करते हैं एक्सपेरिमेंटल, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लीजिए इस चार्ज की वैल्यू Q1 का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10 कूलाम, 15 कूलाम, 20 कूलाम, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू को डबल करके देखते हैं, Q2 की वैल्यू को डबल करके देखते हैं, तो टोटल इफेक्ट क्या होता है। तो यहां पर आपको जो नोट करने वाली बात यह है कि इनका जो चार्ज था Q1 और Q2 था, तब हमारे पास फोर्स लग रहा था F। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको शो करते हैं। अगर पहले वाली कंडीशन में यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे जो चार्ज था वो Q1 था, इसको हमने डबल कर दिया। इफ Q1 इज डबल्ड, इफ Q1 को डबल कर दिया, ठीक है, यानी हमारे पास आपको पता है Q1 Q2 जब स्थिति में थे तब हमारे पास फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा था, F लग रहा था। जब इस Q1 को डबल कर दिया है तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, ठीक है, तो जो नया फोर्स आया पहले की तुलना में 2 गुना हो गया, क्योंकि इस चार्ज को 2 गुना कर दिया हमने। 2 चार्ज थे, मान लीजिए 5-5 कूलाम के थे, 5 के 10 के थे, एक चार्ज को यानी 5 कूलाम वाले चार्ज को डबल कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो पहले की तुलना में जो अब बल लगेगा वो 2 गुना लगेगा, मतलब एक चार्ज को डबल किया तो फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट है, पहले वाले चार्ज को डबल किया तो फोर्स डबल हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डबल हो गया। अब हम देखते हैं कि जब दूसरे चार्ज को, पहले वाले फोर्स चार्ज को हमने Q1 ही रख दिया, दूसरे वाले जो चार्ज है उसको आपका हमने डबल कर दिया, यानी दूसरे चार्ज को डबल कर दिया, ठीक है, सेकंड चार्ज को Q2 को डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया फोर्स लगा वो भी 2 गुना हो गया, 2 गुना। देखो दोनों में से पहले वाले केस में हमने Q1 को डबल किया, तब देखा कितना फोर्स लगा, पहले की स्थिति में वो डबल हो गया। जब दूसरे चार्ज को डबल किया तब भी डबल हो जाता है, तो नया फोर्स जो आया वो F डैश, वो हमारे पास 2 टाइम ऑफ फर्स्ट वन। फर्स्ट वन का मतलब जब दोनों के बीच में Q1 और Q2 थे, सिर्फ 2Q2 नहीं, 2Q2 नहीं था, यानी ये Q2 को 2 से गुणा कर दिया है, डबल कर दिया है। फिर देखते हैं नया फोर्स कितना लग रहा है, रिपल्सिव, इस तरह से। तो जो नया फोर्स लगा वो देखा कि पहले की तुलना में फोर्स डबल हो गया, मतलब
एक चार्ज को डबल कर रहे हैं, सिंगल चार्ज को, तो फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया। दूसरे चार्ज को डबल करेंगे तो वो डबल हो गया। अगर दोनों को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ भाई, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम हो जाएगा। स्लाइड को पॉज करके या आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। पहले वाले स्लाइड में हमने एक तरह से ये लिया था, इसको डबल किया तो नया फोर्स आया 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन, यानी पहले की तुलना में वो डबल हो गया है। अब हम बात करते हैं जब दूसरे को डबल किया तब भी डबल हो गया। और तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं जब दोनों को डबल कर देते हैं, चार्ज इनिशियल कंडीशन में Q1 था, इसको डबल कर दिया 2Q2, मतलब 2 गुना कर दिया। 5 कूलम था तो 10 कूलम कर दिया, 10 कूलम था तो 20 कूलम कर दिया। इसी प्रकार ये जो था इसको भी डबल कर दिया, यानी 2 × Q2। ठीक है, ठीक है, तो नया फोर्स आया वो 4 गुना बढ़ गया भाई, 4 गुना, मतलब 2 गुना ये और 2 गुना ये। ठीक है, ये 2 है भाई। ठीक है, तो हमारे पास 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया कि जो ये फोर्स जो लग रहा है इन दोनों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। ये कॉलम लॉ की पहली स्टेटमेंट है, हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इससे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आया कि 2 चार्ज हैं Q1 एंड Q2, पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव लगेगा, दोनों के बीच की दूरी r है। दूरी वाले जो कंडीशन है उसको हमने डिस्कशन नहीं किया है। वो जो चार्ज है वो बड़ा, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 छोटे छोटे चार्ज हैं तो कम फोर्स से रिपेल करेंगे। अगर वो 2 चार्ज बड़े बड़े हैं, लार्ज वैल्यू की, तो वो ज्यादा फोर्स से रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये ज्यादा वैल्यू है तो भी ज्यादा फोर्स लगेगा, ये ज्यादा है तो भी ज्यादा लगेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो लगने वाला जो फोर्स है 2 चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का। यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। Q1 और Q2 के आपके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सभी स्टूडेंट को क्लियर है, मतलब दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फोर्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास जैसे कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B है, इसका मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। अब इसमें Q1 को बढ़ा के देखा तो आपका फोर्स बढ़ गया, Q2 को बढ़ा के देखा तो फोर्स बढ़ गया, दोनों को बढ़ा के देखेंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये पहला रिजल्ट आ गया। तो ये कॉलम लॉ की पहली स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नाउ वी कैन से दैट द फोर्स बिटवीन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्ज। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब दूरी की बात करते हैं। चार्ज छोटा बड़ा हमने लेके देखा तो फोर्स बढ़ रहा था। ठीक है, अब दूरी कम या ज्यादा करेंगे तो इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए कि ये फोर्स हमारे पास Q1 Q2 था, मतलब चार्ज जो था, चार्ज Q1 एंड Q2 था। अगर दूरी इनकी 2 गुना कर दी, पहले दूरी क्या थी, पहले कंडीशन में ये r थी, कितनी थी, r, दूरी हमने 2r कर दी, मतलब इसके बीच में दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर थी, अब 20 सेंटीमीटर कर दी, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। पहले वाली कंडीशन में हम देख रहे थे कि ये जो चार्जेस है इनकी वैल्यू, चार्ज छोटे बड़े करेंगे, चार्ज बड़ा छोटा लेंगे तब क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी तो बढ़ाई और फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। पहली कंडीशन ये है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, 2 चार्ज के बीच में दूरी बढ़ाई तो फोर्स कम हो गया। तो पहली बात तो क्लियर है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, इसके आर के। ठीक है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा क्योंकि दूरी तो बढ़ा रहे हैं और फोर्स कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि दूरी अगर 2 गुना बढ़ा दी, 10 सेंटीमीटर थी दूरी, मान लीजिए
कि हमारे पास जो चार्ज था, ये चार्ज था, इस चार्ज में हमारे पास ये दूरी पहले वाली कंडीशंस में ये Q1 ले लेते हैं, Q1, और ये हमारे पास Q2। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, पहली कंडीशन। फिर हमने देखा फोर्स कितना आया, फोर्स मान लीजिए F आया। दूसरी कंडीशंस में ये Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, और ये जो दूरी है ये इन दोनों के बीच में डबल कर दी, यानी 20 सेंटीमीटर कर दी। तो हमने पाया जो फोर्स था, वो फोर्स, जो नया फोर्स आएगा, क्योंकि अब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, कुछ ना कुछ कम लगेगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये वेक्टर फॉर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो नया फोर्स जो आएगा पहले की तुलना में 4 गुना कम हो गया, 4 गुना कम, ठीक है, तो F/फोर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है इसमें कि हमने दूरी को डबल किया तो फोर्स 4 गुना कम हो गया, दूरी को 2 गुना बढ़ाया हमने, ठीक है, फोर्स 4 गुना कम हो गया है, ठीक है। एक और देखते थे, दूरी को 3 गुना करके देख लेते हैं, फिर क्या ऑब्जर्वेशन आता है। जब इनके बीच की दूरी, ये चार्ज पार्टिकल है, इसके बीच की जो दूरी है Q1 और Q2 के बीच की, ये दूरी हमने 3 टाइम कर दी, 3 गुना बढ़ा के देख ली। तो 3 गुना जब हमने दूरी बढ़ाई तो जो नया फोर्स आया, जो फोर्स हुआ, वो 9 गुना कम हो गया भाई, 9 गुना कम, मतलब हमारे पास F/9, पहले जो फोर्स लग रहा था उसका 9वां हिस्सा हो गया। दूरी 3 गुना बढ़ा रहे हैं, ये हमारे पास 9वां हिस्सा हो गया, ठीक है। दूरी 4 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स 16 गुना कम हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन करके देखा, ठीक है। तो हमें पता लगा कि हमारे पास की दूरी 3 गुना बढ़ाई तो 9 गुना, तो 3 और 9 के बीच में क्या रिलेशन है, स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। दूरी 2 गुना बढ़ाई तो फोर्स 4 गुना कम हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 का 4 के बीच में क्या है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। दूरी हमने 4 गुना बढ़ाई, फोर्स 16 गुना कम हो गया। तो 16 और 4 में क्या रिलेशन है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। तो हमें पता लगा कि जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि दूरी बढ़ा रहे हैं, फोर्स कम हो रहा है, और स्क्वायरली आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को, दूरी वाली जो दोनों स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को मिला करके हम लिख सकते हैं ये Q1 Q2 फोर्स था, दूरी इनके बीच में R है, तो सेकंड स्टेटमेंट कॉलम लॉ की क्या कहती है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लगता था यही सेम रूल, ठीक है। दूरी बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो लगने वाला जो फोर्स है वो स्क्वायरली कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन थी, इनसे हमने देखा द फोर्स बिटवीन चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है, और पहली स्टेटमेंट हमारे पास थी ये फर्स्ट वन स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। दोनों इक्वेशन को मिला करके कॉलम लॉ बनता है, ठीक है। क्या बनता है कॉलम लॉ, ये देखते हैं भाई। कॉलम्स लॉ, कॉलम्स लॉ पहली बात ये है, किसके बारे में है, 2 चार्ज पार्टिकल के बारे में है। चार्ज कितना है, पहले का 1 कूलाम हो सकता है, 2 कूलाम हो सकता है, 3 कूलाम हो सकता है, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम है और कूलाम ही लॉ है। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना, चार्ज के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है, बट एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, हमारे पास एक फिजिशियंस का नाम था, जिन्होंने हमारे पास कुछ एम्पियर सर्किटल लॉ भी दिया था, ठीक है। तो ये आपका चार्ज के बारे में लॉ भी यहाँ पे कूलाम ने दिया है, और चार्ज के बाद का यूनिट भी कूलाम होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। ये किसके बारे में था, चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कॉलम लॉ है भाई, पहली बात तो ये है। तो मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी R है,
तो कितना फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव, देखो दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव टाइप का है, तो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, तो दोनों स्टेटमेंट को हम मिला देते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती थी, पहली स्टेटमेंट कहती थी कि हमारे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से कॉलम का लॉ बनता है। तो हम देखते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या है हमारे पास, ये जो एब्रीविएशंस हैं तो इससे ये आएगा। इन दोनों स्टेटमेंट को मिला देते हैं तो फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट क्या आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, दोनों को मिला दिया हमने। ये हमारे पास कॉलम्स का आ गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं यानी इक्वल का साइन लेके आते हैं, तो यहाँ पे आता है K Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, ये K आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको क्या बोलेंगे, इसके बारे में फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो लेट्स सी इट। ये हमारे पास है F K Q1 Q2 R स्क्वायर, उसी से बना है। इसी को हम कॉलम लॉ का जो कंप्लीट है इसे हम बोलते हैं, इसको कॉलम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी हम बोल देते हैं। इसकी यूनिट, इसका आंकिक मान क्या रहेगा, K का। तो K का ये जो गिवन है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो ये एक्सप्लेनेशन से पहले हमारे पास मैं कॉलम लॉ बता देता हूं कि ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है ओनली। ठीक है, ओनली इट्स अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए ही ये अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास, मैं इसी स्टेटमेंट से आपको ये क्लियर करता हूं कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है और इसको हम कैसे लिखते हैं। F के इक्वल हमारे पास वैल्यू आ गई थी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में खाली जगह है, बिल्कुल फ्री स्पेस है, तब कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है आप, यानी इन दोनों के बीच में, जैसे कि हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में खाली जगह है, तो खाली जगह है, ये मीडियम है, तो ये मीडियम कितना उसको अलाउ कर रहा है। ठीक है, इस फोर्स को लगाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। ठीक है, तो ये K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपको पता लग गया। एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो 8.85 10 की पावर -12 है। 8.854 10 की पावर -12। आपका 85 तक आप याद रखिए, आपका 4 तक आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आंकिक वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो K की वैल्यू आती है वो आ जाती है, देखिए 4 न्यूमेरिकल है, पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट करेंगे या 3.14 पुट करेंगे, तो K की वैल्यू कैसे आएगी, 4 मल्टीप्लाई आपका 3.14 मल्टीप्लाई इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास 8.85 10 की पावर -12, ये वैल्यू है हमारे पास। तो
तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, के की जो वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो वैल्यू रहेगी, के की जो वैल्यू रहेगी, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये वैल्यू रहेगी। यूनिट भी आएगी यहां पे कुछ, वो मैं अभी नहीं लिख रहा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब साइलेंट नोट के आगे भी यूनिट आएगी, ये भी हम नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आपको पता लगा कि एफ ए क्यू क्यू वन आर स्क्वायर, इस के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अंकित की ये पुट करी, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो के की वैल्यू हमारे पास ये आती है। एसआई में इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है एक तरह से यूनिट लिखूंगा, और वो यूनिट क्या रहेगी उसी के बारे में यहाँ पे हम यूनिट लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट लिखेंगे किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। ये किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू है 9.8, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट आएगी के की, ठीक है। यहाँ पे के की जो है यूनिट आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से के की यूनिट आएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आएगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं भाई। देखिए एफ का फॉर्मूला हमारे पास था के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एफ की वैल्यू ये थी हमारे पास। अब हमारे पास हमें चाहिए के की वैल्यू, के को इसी तरफ रख लिया, इस तरफ क्या है एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड में आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, इसको मैं आगे लिखता हूं। तो क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू, एफ का के का हमारे पास जो यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एफ का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन आर स्क्वायर, रेडियस या मतलब जो डिस्टेंस है मीटर में लिखते हैं एसआई में, तो मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 की यूनिट, यूनिट क्या होगी, हम के की यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो Q1 क्या रहेगा, Q1 की यूनिट है कोलाम, मल्टीप्लाई कोलाम, तो कोलाम का स्क्वायर क्या यूनिट होगी, यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर और आपका कोलाम का -2, ये वैल्यू रहेगी। किसकी वैल्यू, के की। तो के की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, अंक की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलाम का स्क्वायर। अब साइलेंट नोट की यूनिट आप खुद कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हम लिखेंगे अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ रख लो, बाकी सब इस तरह से आ जाएगा। तो क्या यूनिट आएगी वो मैं बता देता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, कोलम स्क्वायर न्यूटन -1 और हमारे पास मीटर -2, ये जो है यूनिट आएगी किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। ध्यान रखें डायमेंशनल फॉर्मूला आपको खुद से बनाना है सभी स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट का और हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिट है, यूनिट मैंने आपको बता दी है, यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला एक का आता है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है कि +1 क्लास का ही टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं। डायमेंशन फॉर्मूला 1 या 2 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो एप्सिलॉन नॉट का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपका डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्लियर है भाई, डायमेंशन फॉर्मूला आप ड्राइव कर लेना, ठीक है। तो हम इसको सेट करते हैं और इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है।
तो ये ध्यान रख लेना, कॉलम्स लॉ वैलिड है आपका किस स्टेट में, आपका ओनली पॉइंट चार्ज, कौन सी कंडीशंस में, ओनली पॉइंट चार्ज के केस में आपका ये वैलिड है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो वो लिमिटेशंस क्या है, कहां अप्लीकेबल नहीं है। ये बुक में भी आपको काफी कम मिलेगा और एक तरह से क्लियर नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा ध्यान से आप नोट कर लें, स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ कॉलम लॉ, कॉलम लॉ कहां पे अप्लाई नहीं है। कॉलम लॉ पहला तो ये है कि जो चार्ज की जो रेडियस है, मान लें इस चार्ज की रेडियस कितनी है, 2 मीटर है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है, चार्ज की रेडियस 2 मीटर है, इसकी भी रेडियस 2 मीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है। कहने का मतलब वहां पे अप्लीकेबल नहीं है जहां पर चार्ज का, उन दोनों के बीच की दूरी, चार्ज के बीच की दूरी और चार्ज का खुद का साइज तुलनात्मक हो, कंपेरेबल हो। खुद की इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 2 मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर, तो कंपेरेबल है। मतलब इतना बड़ा चार्ज है, मतलब दूरी, चार्जेस के बीच की दूरी और चार्ज की खुद का साइज जो है, अगर वो तुलनात्मक है, कंपेरेबल है, तो वहां पर ये कॉलम लॉ अप्लीकेबल नहीं है, वहां पे कॉलम लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कॉलम लॉ कहां पे अप्लीकेबल है, वहां पे अप्लीकेबल है जब ये पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज आपको पता है कि उनके बीच की जो दूरी बहुत ज्यादा है और खुद का साइज बहुत छोटा सा है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिखाया है, कितना रेडियस इसका 0.0, आपका ये 1 जो है, यानी तकरीबन आपका ये 20 mm है, ठीक है, 20 mm है इस चार्ज का साइज, और इसका भी 20 mm यानी 0.02 मीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 400 मीटर, 400 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। तो कहां तो 400 मीटर हुआ, कहां पे इनका खुद का साइज 0.02 मीटर हुआ। ठीक है, मतलब आपका चार्ज के बीच, चार्ज का जो खुद का साइज है वो काफी छोटा होना चाहिए किसकी तुलना में, जो चार्जेस के बीच की, आपस के बीच की दूरी के बीच। ठीक है, जो आपस के बीच की जो दूरी है उनके कंपैरेटिवली उस चार्ज का खुद का जो साइज है वो काफी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे कॉलम लॉ अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशंस थी। सेकंड, हमारे पास कॉलम लॉ ये कहता है कि चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब कॉलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही बताता है, चार्ज शुड बी स्टेशनरी, तो चार्ज स्टेशनरी ही होना चाहिए, वहां पे ही कॉलम लॉ अप्लीकेबल होगा। तो चार्ज शुड बी स्टेशनरी, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। स्टेशनरी, अगर चार्ज रेस्ट में होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उससे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनती है भाई, चार्ज रेस्ट में है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी चारों तरफ। चार्ज जब मोशन में है, चार्ज मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो उस केस में चार्ज मूव करे तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो क्रिएट। क्लियर है, ये तो आपका चार्ज मोशन में है, कब, कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब आपका टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है तब भी तो मूव रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कोई जैसे कि एग्जांपल के तौर पे व्हीकल ले लेते हैं, तो व्हीकल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है मतलब लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, तो ये बताया था आपको, सिंपल लिमिटेशन बता रहे थे। ठीक है, साथ में बता दिया कि रेस्ट में होगा तब कौन सी फील्ड क्रिएट करेगा और मोशन में होगा तब कौन सी फील्ड क्रिएट करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख लीजिए, मैं आपके लिए यहां पे टाइमर लगा देता हूं और टाइमर यहां पे मैं पुट कर देता हूं और आप इसको सोल्व कीजिए।
टू चार्जेज हैं, टू चार्जेज हैं, एक कूलाम का, दोनों एक एक कूलाम के हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। फोर्स कितना लगेगा उनके बीच में? ये Q1 Q2 एक कूलाम दूरी 1 किलोमीटर, फोर्स पूछा है। F का फॉर्मूला के Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। कैलकुलेट करें, कमेंट बॉक्स में सभी लिखें। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं सीक्वेंस वाइज कर लूंगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, आप लिख लें क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कौन सा है? A B C D, कौन सा आंसर आएगा इसका? ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको कर सकते हैं खुद के जजमेंट के लिए। बेटर रहेगा कि वीडियो को आप पॉज करें और पॉज करने के बाद फिर आप इसको सोल्व करें। ठीक है, और आंसर अपना सबमिट करें। ठीक है, मैं सोल्व करवा देता हूं भाई। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ये रहेगा भाई। ठीक है, तो क्या वैल्यू रहेगी इसमें देखते हैं। फॉर्मूला ये है F इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 लेंगे, बताया था आपको। Q1 कितना है? एक एक कूलाम के चार्ज है, तो 1 मल्टीप्लाई Q2 कितना है? 1 है। यानी आप लिख सकते हो अलग से, क्योंकि आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं। तो Q1 1 कूलाम, Q2 1 कूलाम। ठीक है, डिवाइड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस SI यूनिट में लेंगे भाई। SI यूनिट में 1 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो R हमारे पास कितनी होगी? 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर हो जाता है। यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूले में? R का स्क्वायर, तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 3 न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। बताना भाई कितने बच्चों का ये आंसर सही था। ठीक है, और ये कोशिश करना। ठीक है, इसको सोल्व आउट करने की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, 1 + 1 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम। Q1 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में कितना होता है? माइक्रो में 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 10 की पावर -6 कूलम। Q2 कितना है भाई? 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 मल्टीप्लाई कूलम में बदलेंगे, SI यूनिट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो 10 की पावर माइनस हमारे पास 6 कूलम। ठीक है, तो मैं ये स्टॉप वॉच हटा देता हूं भाई। ठीक है, तो मैं सोल्व करवा देता हूं। तो रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी, मतलब एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो वो इक्वल होता है। वैसे तो ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, चार्ज छोटा बड़ा है ना, तो भी कोई इशू नहीं है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा, क्योंकि कॉलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं, इक्वल लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी, ये स्टेटमेंट नोट कर लें, ये रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी, कितना फोर्स लगेगा, तो इसमें बताया है। मान लीजिए एक कूलम का, एक माइक्रोकूलम का था ये, और दूसरा जो चार्ज था वो 5 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, इस स्थिति में चाहे उनकी दूरी कितनी भी हो, इस स्थिति में पहला दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा? उतना ही लगाएगा जितना दूसरा पहले पे लगाएगा। मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये करवाया हुआ मैंने कुछ बच्चों को जो +1 क्लास में भी अच्छे से, कि पहले पे दूसरे की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इनकी वैल्यू चाहे कुछ हो, 1 माइक्रोकूलम हो, ये 5 हो। अगर ऐसा होता, ये 5 माइक्रोकूलम पहले वाला होता और 1 माइक्रोकूलम दूसरे वाला होता, तब भी आपका इक्वल होता।
एक मान लीजिए 20 कोलाम का होता, एक 20 कोलाम का होता, एक 1 कोलाम का होता, तब भी ये इक्वल होता। ठीक है, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, इक्वल रहेंगे। ये नोट कर लेना, न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। मैग्नीट्यूड दोनों का एक दूसरे के ऊपर इक्वल रहेगा, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था ये, कहीं आप इसको सोल्व करने लग जाएं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से नहीं था। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कोलाम यानी Q1 की वैल्यू है +2 कोलाम और Q2 की वैल्यू जो है वो 6 कोलाम है। आर रिपेल ईच अदर, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपेल तो करेंगे, पॉजिटिव है, ये 2 आपका कोलाम है और ये हमारे पास ये Q1 बोल देते हैं, ये Q2 बोल देते हैं, ये 6 आपका जो है कोलाम का है। ठीक है, रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, कितने फोर्स से कर रहे हैं, ये आपका फोर्स लगेगा 12 न्यूटन। तो फोर्स लग रहा है पहली स्थिति में 12 न्यूटन। ठीक है, इफ ईच चार्ज इज गिवन, ईच चार्ज इज गिवन, चार्ज कितना हमने गिवन किया, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लेते हैं आर, गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने बताया पहली कंडीशंस में कि हमारे पास ये वैल्यू रहेगी, तो आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी भाई, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो एफ फॉर्मूला एफ के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पहली स्टेटमेंट में यहां तक सोल्व कर रहा हूं, 2 कोलाम चार्ज, 6 कोलाम चार्ज, 2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे, और फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि रेडियस या डिस्टेंस सॉरी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का पता लग जाएगा। फिर हम बात कर सकते हैं, इफ ईच चार्ज इज गिवन, दोनों को चार्ज -2 कोलाम दे दिया, तो हमारे पास वैल्यू विल बी क्या रहेगी। तो वैल्यू पहली कंडीशंस में हमारे पास ये जो है, ये एफ की वैल्यू हम बात करते हैं, तो एफ की केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पहले केस में तो हमारे पास ये 12, के की वैल्यू के लिख लेते हैं, और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू मैं आर कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा इस वजह से। Q1 की वैल्यू है 2 कोलाम और Q2 की कितनी है, 6 कोलाम। ठीक है, आर हमें नहीं पता, ये पहला स्थिति हो गया हमारे पास। ठीक है, पहली स्थिति होगी हमारे पास ये। ठीक है, दूसरे केस में, सेकंड केस में इसकी वैल्यू, ये वैल्यू देख लेते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 12 इज इक्वल टू डिवाइड बाय कितना आ गया, 2 × 6, 12 आ गया, के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहां पे चला जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, के की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर के बराबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि दोनों को -2 कोलाम चार्ज गिवन है, -2 कोलाम, तो Q1 कितना हो गया, -2 करेंगे तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, और -2 +2 था, -2 कर दिया, कितना हो गया, Q1 0 हो गया। तो Q1 कितना हो गया, एक चार्ज कितना हो गया, 0। तो एक चार्ज जब 0 हो गया है, एक चार्ज 0 हो गया है, और दूसरा चार्ज कितना हो गया हमारे पास, Q2 6 कोलाम था, तो 6 में से -2 किया, 4 कोलाम, ये 0 हो गया, ये 4 कोलाम। तो फॉर्मूला क्या आएगा, F = K, Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे काफी कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन की आवश्यकता भी नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि वैल्यू इस तरह से भी हम पुट कर सकते थे। अगर यहाँ पे 2 कोलाम, ये अगर आपका 4 होता, अगर ये -1 होता, तो फिर आपको इस तरीके से के की वैल्यू पुट करनी पड़ती। ठीक है, तो वो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं
जो आपके टेक्स्ट बुक में भी काफी क्वेश्चंस गिवन है कॉलम्स लॉ पे, जैसे कि उनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया या 3 टाइम्स कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल लेवल के जो क्वेश्चंस थे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टाइप ऑफ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए कॉलम्स लॉ। बाकी जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कॉलम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके साथ में कुछ मैं क्वेश्चंस का जो है वो कॉलम्स लॉ पे बेस पे वो मैं आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, और आप इसको एक तरह से कॉलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर लें। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया है वो हमने कॉलम्स लॉ के बारे में किया है। कॉलम्स लॉ, जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा इसके रिगार्डिंग है, और ये प्रॉपरली क्लियर के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल आपको करने हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड वी आर एंडिंग आवर टुडे लेक्चर्स। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए कुछ स्टूडेंट्स इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि बार बार फिर लिंक वगैरह सेंड करना होता है, तो ये बड़ा इशू रहता है। तो प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियोस आता है आपको सेल्फ नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप उसको एक अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर सकें। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।